कसम बांधकर बाहर निकलने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस बार लड़ने के लिए? हाथ उठा करके सब लोग कहिए इंशाअल्लाह हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले जो चुनाव हुआ ठाकुरगंज का हालात इतना बेहतर नहीं था, लेकिन इंशाअल्लाह मैं वादा करके जाता हूं कि ठाकुरगंज इस बार 1 नंबर पर आएगा। पूरे जिला में सबसे बेहतर अगर होगा तो वो ठाकुरगंज रहेगा। और इंशाअल्लाह मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे जीतने नहीं देंगे। आप लोग चाहेंगे कि कोचा धामन सबसे 1 नंबर पर आए और सबसे बेहतर रिजल्ट लेकर के आए। आज मुझसे उस मकाम तक पहुंचाया है। आज अल्लाह का शुक्र है, बिहार के एक बड़ी आबादी के दरमियान में उनके मसाइल की आवाज अगर इस खादिम को उठाने का मौका मिला है तो उसका सेहरा कोचा धामन की सरजमीन को जाता है। आज ठाकुरगंज में या पूर्णिया में जो पहचान बनी है, यकीनन है कि उसकी जड़ आप रहे हैं। मेरे इलेक्शन और मेरे सियासी मामला से आप बखूबी वाकिफ हैं। मौजूदा वक्त सियासत तो कई वजह से करते हैं। किसी के पास दौलत है तो शोहरत के खातिर, किसी के पास अगर शोहरत है तो दौलत के खातिर, दौलत है तो शोहरत के खातिर, चतुराई है तो ठेकेदार के खातिर, और बहुत सारे किस्म की सियासत करते हैं। सियासत को लोगों ने आज दलाली बना लिया है और सियासत को लोगों ने आज डाकुओं के फन से आरास्ता कर दिया। लुटेरे हैं। हम तो ये देखते हैं कि सियासत में आने से इंसान का अपना कारोबार थम जाता है, अपने घर की जिम्मेदारियां आदमी भूल जाता है और अपने घर के लोगों तक का वक्त उनके पास नहीं होता। लेकिन ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो सियासत में आते ही रातों रात दौलतमंद बन जाते हैं, कई कई जगह खरीदारियां हो जाती हैं, कई कई जगह मकान बन जाते हैं। हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढिए कि डाकू में और ऐसे रहनुमाओं में क्या फर्क है। और यही लड़ाई हमने पूरे बिहार में की है और बहुत सारे बुजुर्ग लीडरों को यह कहना पड़ा है कि अख्तुल तुमने आकर सियासत के मंच के गुफ्तगू के अंदाज को तब्दील कर दिया है। मैं सियासत को खिदमत समझता हूँ, मैं सियासत को अमानत समझता हूँ और सियासत को मैं दुनिया की भी और आखिरत की भी जवाबदेही का एहसास समझता हूँ। उसी जज्बे के साथ सियासत करता हूँ। अभी भाई जनाब नादिर साहब ने एक बात कही कि हमारा नेता सीधा है। यकीनन है कि सदाकत और सीधापन ये शरीफ इंसानों की अलामत है, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि अल्लामा इकबाल ने हमें तालीम दी है, बज़्म यारा हो तो रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद हो मोमिन। आप क्या समझते हैं, अगर दारोगा बनकर कोई आ जाए तो अपनी माँ बाप के लिए भी दारोगा होगा क्या, अपने खानदान के लिए भी दारोगा क्या होगा? वो डाकुओं के कमर में रस्सी लगाने वाला होगा, शरीफों के दरमियान में नर्म होगा। यकीनन है कि माँ बाप ने जो तरबियत दी है, आसातिज़ा से जो तरबियत पाई है, तो आपको सलीके से कहना चाहता हूँ और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हकीमाना तौर पर मुमकिन है कहीं नजरअंदाज किया होगा, लेकिन जालिमों से आज तक हमने समझौता नहीं किया है। आपने इस इलाके में बड़े बहादुर लीडर देखे हैं, लेकिन बता दीजिए कि वक्त के वजीर आला के साथ किसी को लड़ते हुए देखा है? लड़ते हुए अगर किसी को देखा है तो इसे सीधे नेता को देखा है जिसे आप सीधा कहते हैं। अगर अफसरों से लड़ते हुए देखा है तो इसी सीधे नेता को देखा है जिसको आप समझते हैं। हाँ, यकीनन है कुछ कमीनों ने, कुछ लुटेरों ने, कुछ बदतमीज लोगों ने जिनके रग रग में दलाली है, उन्होंने लूट कर पैसों को हमारे लोगों को जो वर्गलाया है, हमारे नौजवानों को भटकाया है। तो आप कभी कभी इंसान है, इनसे वक्ती तौर पर आपको परेशानी हो जाती है कि मेरे नेता को तो लोग गालियां भी दे देता है, एक नेता ऐसा गुंडागर्दी करता है लेकिन उस पर उंगलियां नहीं उठाता। यकीनन मैं समझता हूं कि देखो, मैं आज अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, सड़क पर गोबर भी है और सड़क पर टोपी भी है। एक राह चलता हुआ इंसान पांव दोनों पर नहीं रखता है, टोपी पर भी नहीं रखता, गोबर पर भी नहीं रखता। तो आप क्या कहेंगे कि गोबर भी टोपी के बराबर हो गया? नहीं, गोबर पर नफरत से नहीं रखता और टोपी पर एहतराम से नहीं रखता। अल्लाह का शुक्र है कि अख्तरुल ईमान से लोग मोहब्बत करते हैं, अखलाक की वजह से मुझसे डरता नहीं है। डरता है तो गोबर के छींटों से डरता है। आप परेशान मत होइए नादिर साहब, आप परेशान मत होइए राहत साहब। आज अल्लाह का शुक्र है कि अगर हम लोगों ने सियासत को नया रुख नहीं दिया होता तो आप मुझे बता दीजिए इस इलाके में बड़े बड़े लीडर पैदा हुए, लेकिन क्या 2 आदमी को भी एमएलए, 4 आदमी को भी एमएलए बना सका है? लेकिन यही पार्टी की सदाकत रही जिसकी बुनियाद पर नसीमान तो सिर्फ आवाज उठी, बल्कि 75 साल के दरमियान में माइनॉरिटी की क़यादत में एक पार्टी अगर असेंबली में पहुंची है तो अख्तरुल ईमान की क़यादत में पहुंची है और एमआईएम वहाद की मोहब्बत से पहुंची। इसलिए हमें बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। शेर का शिकारी
कभी बिच्छू के काटने से परेशान नहीं होता। मैं देखता हूँ इस वक्त पूरे बिहार में जो मुसलमानों के साथ, जो दलितों के साथ और विशेषकर सीमांचल के साथ जो जुल्म और नाइंसाफी हुआ है, मैं उसके लिए लोगों के ज़हन तैयार कर रहा हूँ, सवाल कराना सिखा रहा हूँ। क्या इस बात से कोई इंकार कर सकता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासत में पूरे हिंदुस्तान में कमजोरों की जबान में जबान दी है और अख्तर ईमान की खिदमत से इंकार नहीं कर सकता कि सीमांचल के हक और हुकूक को डाटा के साथ अगर किसी ने असेंबली में उठाने का काम किया है, इससे पहले किसी माई के लाल ने नहीं किया है। अभी होगा कई बार हमारे डॉक्टर परवेज साहब है अक्सर अखबार सुना के कहते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अख्तर साहब वो ऐसी बातें रखिए, हम लोगों ने उनको बताया कि देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी ताजा तरीन बाबा को कह रहे हैं, अभी 6 महीना पहले आपके घर में जाकर मास्टर लोगों ने जाकर आपके सर्वे करने का काम किया था। बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, आप वाकई में उससे, और आपको पता नहीं इस वक्त कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत को जाति आधारित गणना ने मुतासिर किया है। दिल्ली की पार्टियों की चूल्हे खिल गई है। यकीनन है कि अल्लाह कभी दुश्मनों से भी अच्छा काम ले लेता है। और क्या क्या नीतीश कुमार जो कभी कमंडल का राजनीति करता रहा, भाजपा के साथ जाता रहा, कल भी उनके आदमी ने बयान दिया है दिल्ली में विधानसभा के स्पीकर ने विधान परिषद के कि नीतीश बाबू अगर भाजपा में जाए तो आप जाएंगे, या नीतीश बाबू जहां जाएंगे हम लोग तैयार हैं। ये भाजपा को घर घर मजबूत किया, आरएसएस को इन्होंने मजबूत किया। जब इनकी अपनी नहीं बनी तो कमंडल कहते हैं उसको, मंदिर मस्जिद की लड़ाई को, और कमंडल के बदले में मंडल कमीशन का मामला लोग लाते हैं। उन्होंने जाति का मामला सहारा लिया कि हम जात में बांट कर लोगों को वोट लेंगे। यकीनन चतुराई तो उनके पास है। उस चतुराई के तहत आज अपने जाल में खुद ही फंस रहा है। जवाब दे। आज पूरे बिहार में आपने जाति आधारित गणना बनाया किया, लेकिन हमारे लिए कोई खबर नहीं है। अखबार वाले 2023 के गुजरने के जो वाकयात पेश करते हैं, उन 2023 के गुजरने के अहम तरीन वाकयात में जाति आधारित गणना को शामिल करें। आधा घंटा के लिए अमित शाह आता है पटना और जाति आधारित गणना पर बात करता है, लेकिन हमारे बड़े बड़ों को पता नहीं है कि जाति आधारित गणना में क्या लिखा हुआ है। जाति आधारित गणना में क्या हुआ? बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई और 13 करोड़ आबादी में मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी हुई 2 करोड़ 31 लाख। 2 करोड़ 31 लाख लोगों ने टैक्स दिया, 13 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया। इस 13 करोड़ लोगों के टैक्स के पैसे से सरकार का बजट तैयार होता है, उसी से पुल पुलिया सड़कें बिजली हॉस्पिटल स्कूल बनते, उसी से नौकरियां बनती है। आपकी आंखें खुद खुली हुई है कि आपके अच्छे स्कूल नहीं, आपके अच्छे हॉस्पिटल नहीं, आपकी नदियां आज भी पुल से महरूम, आज की बस्तियां आज भी सड़कों से महरूम। लेकिन सरकारी नौकरी के आंकड़े में दिखा रहा हूं जिसकी गिनती आपके पास नहीं है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। गिनती क्या है? बिहार में 13 करोड़ लोगों पर शासन प्रशासन करने के लिए 20,49,370 सरकारी चाकर। यकीन है उन 20 लाख में हमारा हिस्सा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अभी बात को आए हमारे प्रमुख दयानंद जी, बात रखनी थी उनको। मामला यह है, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस इलाके के दलित हिंदुओं का, इस इलाके के पिछले हिंदुओं का जो हसर है, आज उनका हसर आरा छपरा में इस तरह का नहीं है। आरा छपरा में उनको इज्जत की नजर से देखा नहीं जाता, लेकिन कोयरी कुर्मियों ने अपनी इज्जत पैदा कर ली।